में पेपर हाल ही में जिनका भी पेपर है, जिस भी एग्जाम का, वो क्या कर सकते हैं, पीडीएफ इसको बाई कर सकते हैं। मीन्स कि इसकी पीडीएफ को आप खरीद सकते हैं। पीडीएफ की जो प्राइस है यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। 11,000 जीके जीएस साइंस स्टेट की जीके की जो पीडीएफ प्राइस है 200 रुपये है। ठीक है, 200 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है। वहीं 2000 स्टेट की जीके ओनली की प्राइस है 50 रुपये। 2000 साइंस की सेपरेट जो पीडीएफ है वो है 50 रुपये। और 3000 करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर दिसंबर तक की प्राइस है 75 रुपये। कुल मिलाकर अगर देखा जाए यहाँ पे तो प्राइस होती है 375 का, अगर अलग अलग लेते हैं तो। लेकिन अगर एक साथ लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 250 रुपये पे करने होंगे। आपको सारे पीडीएफ, जितने भी पीडीएफ, 4 जो पीडीएफ आप देख रहे हैं सारे के सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो जिनका भी पेपर है रिसेंटली, जिनका भी प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, आंसर हो जाएगा थॉमसन। परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, डाल्टन ने किया था। परमाणु के नाभिक धनावेश होते हैं, ये किसने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक होता है। आज खोजकर्ता कौन थे, थॉमसन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो धनात्मक आवेश होता है या धनावेश होता है। खोजकर्ता गोल्डस्टीन थे। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ये उदासीन होता है। खोजकर्ता चैडविक थे। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, आंसर हो जाएगा 1। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और यहीं से सवाल और भी बनेगा। पहला तो यहाँ पे 3 होते हैं, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम। ठीक है। भारी जल किसे कहा जाता है, ड्यूटेरियम को कहा जाता है। ये ड्यूटेरियम आपका है जिसका फॉर्मूला होता है D2O। 1 मोल कितने बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसे आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। 1 मोल गैस पर एनटीपी पर आयतन कितना होता है, 1 मोल गैस का एनटीपी पर कितना आयतन होता है, 22.4 लीटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कोष में, किसी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2n⁻²। बुझे हुए चूने का जो सूत्र होता है CaOH का होल 2 होता है। आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी किसी न किसी पेपर में ये सवाल आ भी चुका है। जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या ये बनेगा, तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। इसका सूत्र जरूर याद रखिए, CaOCl2। बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो इसका रंग कैसा होता है, दूधिया हो जाता है। तत्वों की आधुनिक प्रतीक के जन्मदाता किन्हें माना जाता है, बर्जीलियस को। ठीक है, बर्जीलियस को माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, मोसले ने 1913 में। परमाणु संख्या पर ये आधारित थी। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, परमाणु संख्या पर। वही मेंडलीव का जो आवर्त सारणी किस पर आधारित था, परमाणु भार पर आधारित था। और ये कब प्रस्तुत हुआ था, 1869 में। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी। ध्यान रखना है आपको। अष्टक नियम किसने दिया था, ध्यान रखना है, न्यूलैंड्स ने। और कब, 1863 में। और इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, अष्टक वाले नियम में 56। ठीक है। और इसके पहले जो था मेंडलीव वाला 63। त्रेक नियम किसने दिया था, ये भी ध्यान रखना है आपको, डोबेरेनियन ने दिया था 1829 में। कोशिका की आत्मघाती शैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। कोशिका का शक्तिगिरी किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसे ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। केंद्र की खोज किसने की थी, किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज। लेकिन कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, लुवेन हुक ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडर एवं स्वान ने। मृत कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में, किस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है, इस फेज में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका का नाम क्या है, न्यूरॉन। जंतु कोशिका की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। लेकिन सवाल आपका आ जाए कि पादप कोशिका, ये तो जंतु कोशिका की बात है। अगर आपसे पूछा जाए पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो सवाल ये भी बन सकता है कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, तो जंतु एवं पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, केवल पादपों में पाई जाती है। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। पादपों में संवहन उत्तक, ठीक है, संवहन उत्तक कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जाइलम एवं फ्लोएम। रक्त कैसा उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ये। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ये हल्का क्षारीय होता है।
RH फैक्टर की खोज किसने किया था? वीनर ने किया था। सबसे अधिक विकसित पादपों में प्रभाग कौन से हैं? एंजियोस्पर्म, जिसे कहते हैं आवृतबीजी। थैलोफाइट का उदाहरण है लाइकेन। कवक तथा शैवाल का सजीवन ये होता है ये। वायु प्रदूषण में, वायु प्रदूषण को मापने में प्रयोग किया जाता है किसका? लाइकेन का। जीरोफाइट जिसको कहते हैं मरुविद के उदाहरण है कैक्टस या नागफनी को कहते हैं। वनस्पति, जो भी मरुस्थल वनस्पति होते हैं जीरोफाइट कहलाते हैं। पत्तियों में गर्ती रंध्र जो है पाए जाना किस प्रकार का अनुकूलन है? तो ये जीरोफाइट का उदाहरण है, मरुदविद का ये उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विनाम जो है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस है। पादप जगत के 5 प्रभाग कौन कौन से? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म या जिसको कहते हैं आवृतबीजी, या जिम्नोस्पर्म जिसको कहते हैं अनावृतबीजी। पंच जगत जिसको 5 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन की अवधारणा किसने दिया था? RH वाइटेकर ने। जिसके अंतर्गत ये 5 जो क्लासिफिकेशन था उसका नाम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किन पादपों में श्वसन मूल या न्यूमेटाफोर, ठीक है, न्यूमेटाफोर पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लवणोद्भिद पादप में मैंग्रोव जो वनस्पति इसका उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। बल, द्रव्यमान तथा त्वरण में क्या संबंध है? कि फोर्स जो होता है, बल जो होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कोई वस्तु अपनी स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि जड़त्व के कारण, और ये जड़त्व का कारण जो है ये न्यूटन का प्रथम नियम भी कहलाता है। रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तीसरा नियम पे, और प्रत्येक क्रिया के विपरीत इसमें प्रतिक्रिया होती है। किसी ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह वस्तु द्रव में डूबेगी या नहीं? तो ये डूबेगी, ध्यान रखिएगा। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का है। पारसे किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये भी दूरी का। मनुष्य के अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डी होती है? 80। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। मनुष्य के उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 जोड़ी। कुल मिलाकर दोनों हाथ का 28। मनुष्य के हाथों में कुल हड्डी कितनी होती है? 30 जोड़ी, अर्थात दोनों हाथ मिलाकर 60। मनुष्य के खोपड़े में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। 14 फेस में और 8 कपाल मिलाकर होता है 22। मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियां होती है? 29। पौधे में लचीलापन कौन प्रदान करता है? कॉलिन कायमा, जिसको कहते हैं हिंदी में स्थूल कोण उत्तक। पौधों में कठोरता तथा यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है? स्क्लेरन कायमा, जिसे हिंदी में कहते हैं दृढ़ उत्तक। त्वचा एवं मांसपेशियों या 2 मांसपेशियों को जोड़ता है, ये क्या कहलाता है? संयोजक उत्तक कहलाता है। एरिलो, ठीक है, एरियोलर टिश्यू ये कहलाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में पाया जाता है एडिपोज टिश्यू, जिसको कहते हैं वसा उत्तक। लिगामेंट का क्या काम है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, और टेंडन का काम है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। वहीं शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। कालाजार किस परजीवी के द्वारा फैलता है? लिस्मैनिया डोनोवानी। और इसका जो वाहक है बालूमक्खी। और किसको प्रभावित करता है? ये बोन मैरो को प्रभावित करता है। किडनी में बनने वाला पत्थरी किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। मनुष्य में मेरुरज्जु जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। मनुष्य में कपाल या क्रैनियम तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन। रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? विटामिन के कारण। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनिन। विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकावालामिन। नींद की बीमारी किस परजीवी के कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा के कारण। और इसका जो वाहक है सीसी मक्खी है। ब्लड प्लेटलेट्स जो रक्त के थक्का में मदद करता है बनने में क्या कहलाता है? प्रोथ्रोम्बिन कहलाता है। रक्त का थक्का बनना क्या कहलाता है? फैब्रिन। जैसे कि आपका नॉर्मल में हाथ कट छट जाता है, तब उसके बाद कुछ सेकंड के बाद वो थक्का बन जाता है, ब्लड आना बंद हो जाता है, उसको कहते हैं फैब्रिन। पेचिस किस परजीवी के कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलोटिका परजीवी के कारण होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ये 4 नाम याद रखें, ADE के। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? B and C। तने के रूपांतरण से उत्पन्न हुआ है हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज। वर्ण अंता जिसको कहते हैं इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। या आंखों के कौन सेल को
प्रभावित करता है और इसमें रोगी रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो में अंतर नहीं कर पाता है। निकट दृष्टि दोष जिसको इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष जिसको कहते हैं इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? उत्तल लेंस का। एटाइटा रोग किस कारण होता है? जल में कैडमियम की अधिकता के कारण। वही बात करते हैं मिनी माता रोग जो होता है किसके कारण होता है? जल में पारा की अधिकता के कारण। हाशिमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? थायराइड ग्रंथि से है। डायबिटीज रोग का संबंध किस ग्रंथि से? अग्नाशय जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। इसके बीटा सेल से जो इंसुलिन निकलती है उसी की कमी से होता है क्या? डायबिटीज। क्वासियोरकोर तथा मैरस्मस रोग जो है किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। तो क्वासियोरकोर जो है, ठीक है, क्वासियोरकोर रोग, इसमें बच्चों के हाथ पाँव दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मैरस्मस जो रोग है ना, इसमें बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। कैल्सिटोनिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है कैल्सिटोनिन। मनुष्य के रीढ़ या मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कुल 26 वयस्क में, लेकिन बच्चों में होती है 33। ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ये किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मूत्र का आना इसी के कारण होता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और ये इट प्लेज अ रोल इन रिप्रोडक्शन, एक तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, चाइल्ड बर्थ में, और पीरियड इन फीमेल में ये रोल प्ले करता है। एल्जाइमर रोग में कौन सा जो अंग है प्रभावित होता है? वो है आपका ब्रेन। इसमें भूलने की बीमारी हो जाती है। ठीक। सिलिकोसिस रोग है, ये कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे श्वसन तंत्र जिसको कहते हैं फेफड़ा और खानों में जो खादानों में काम करने वाले होते हैं उनमें ही अक्सर ये बीमारी हो जाती है। श्वसन तंत्र की इकाई क्या कहलाता है? कुपिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं एल्वियोली कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं डायलिसिस कब होता है? जब मनुष्य की किडनी खराब हो जाता है तब होता है डायलिसिस। इसमें क्या होता है? मनुष्य का रक्त होता है एक तरफ से बाहर निकाला जाता है, उसको शुद्ध करके दूसरी तरफ से उसको वापस उसके शरीर में डाला जाता है इस मशीन के जरिए। सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण होता है। किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। धामनी जिसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। अपवाद में पल्मोनरी आर्टरी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता, ध्यान रखना है। सीरा, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद में पल्मोनरी वेन है ना, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, हिंदी में प्लीहा इसको कहते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर या कोष्ठ होते हैं? 4। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कहलाता है। भावनाओं का नियंत्रण तथा तापमान का नियमन कौन करता है? हैपोथैलेमस। और मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? हैपोथैलेमस को ही कहा जाता है। पेस मेकर किसे कहा जाता है? ऐसे नोड को। साइनो एट्रियल नोड, हृदय का धड़कना इसी के कारण होता है। रक्त दाब किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। रीजनरेशन की सर्वाधिक क्षमता किसमें होती है? लीवर में। रीजनरेशन की क्षमता सबसे कम किसमें होती है? न्यूरॉन में। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है लीवर। मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है थायराइड। मनुष्य की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आपके 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी में गुणसूत्र में क्या होता है? 22 जोड़ी आपका कायिक गुणसूत्र होता है और 1 जोड़ी होता है लैंगिक या सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो लैंगिक गुणसूत्र होता है ये तय करता है बच्चा मेल होगा या फीमेल। कौन सा गुणसूत्र? यह तय करता है कि लिंग कौन सा होगा, XY। पुरुष में नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी। मेल हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरॉन। महिलाओं में नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। और फीमेल हार्मोन कहलाता है एजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। इसे मिल्क हार्मोन भी कहा जाता है। किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय को। जो पैंक्रियाज है अग्नाशय है, अंतर एवं बाह्यस्रावी दोनों है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। पौधे में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। जंतु में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। लवक या इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड किस में पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में। कोशिका विभाजन का काम करता है तारका या सेंट्रोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसे क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम को ध्यान रखिएगा। इसे कोशिका का प्रचलन अंगक या लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी कहा जाता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण इसी में होता है। इसे पैलेट भी कहा जाता है। जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? पुरकिंजर ने।
कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। अधिकतम आयोनाइजेशन किस हाइड्रोजन तत्व में होता है? फ्लोरीन में। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस हाइड्रोजन तत्व में होता है? क्लोरीन में। पारा कांच को नहीं भिगोता किसके कारण? तो कोहेशन फोर्स के कारण, संसंजन बल के कारण। हैलोजन तत्व को किस वर्ग में रखा गया? वर्ग 17 में। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाता है अणु। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनते हैं? अणु। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। इसका प्रतिरोध जो होता है हीटर के तार का, नाइक्रोम का, इसका प्रतिरोध तथा गलनांक उच्च होता है। एमओएस का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। लोहे में जंग का रंग कैसा होता है? लाल भूरे रंग का, जिससे कहते हैं Fe3O4 कहते हैं इसे। एक हाइड्रोजन अणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0 होते हैं। फ्लेमिंग के नियम को ध्यान से देखिएगा। दाएं प्लस बाएं के लिए अंगूठा बल की दिशा को बताता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, जिसको कहते हैं रिंग फिंगर। ठीक है, रिंग फिंगर इसको कहते हैं। और मध्यमा जो धारा के प्रभाव को बताते हैं इसे कहते हैं मिडिल फिंगर। ठीक है, मिडिल फिंगर इसको कहते हैं। KMnO4 जिसे कहते हैं पोटासियम पर मैग्नेट का प्रयोग किस में होता है? रोगनाशु के रूप में होता है, रोगाणुनाशी के रूप में होता है। ईस्ट तथा मशरूम किसका उदाहरण है? फंगस या फंगी या कवक का उदाहरण है। कांच का नीला रंग कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कपड़ों पर जंग के दाग हटाए जा सकते हैं ऑक्जेलिक अणु के द्वारा। फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? एम्पियर पर मीटर। यशत पुष्प या फिलासफर रूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। देखिए, वर्षा का बूंद गोलाकार किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? कम दाब पर पारे की वाष्प भरी होती है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है? S2 होता है अस्थायी। और वास्तविक रूप से एक्सरे होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। निषेचन कहाँ पर होता है? अंडवाहिनी या ओविडक्ट में होता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। और चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? फ्राडे ने दिया था। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं या टेस्टिस होते हैं? 2 होते हैं। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? गलनांक बिंदु के कारण। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलॉम। एल्डिहाइड क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट, या इसे जिन कार्बनिक यौगिक में CHO प्रकारात्मक समूह होता है उन्हें कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक, एक तरह का ये परिभाषा ध्यान रखना है आपको। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका या लिम्फोसाइट बनती है? दीर्घ अस्थि या जिसको कहते हैं लॉन्ग बोन। प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में किस में कम पानी की आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट में। गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? वाल्डेयर के द्वारा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में शामिल होता है उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग किस में किया जाता है? तो साबुन के निर्माण में किया जाता है। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से। आधान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार बल्कि किसकी भी संगत होना चाहिए? तो RH फैक्टर पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ सेम ग्रुप ब्लड का ग्रुप होना चाहिए, तभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड को चढ़ाया जा सकता है। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन किरणों या तरंगों का उपयोग होता है? तो आपका पराध्वनि तरंग जिसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव के जरिए। निमोनिया एक संक्रमण है, किसमें ये किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य कि दर्पण का प्रकार कैसा है? अवतल। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। या इंग्लिश में इसको कहते हैं जेनेटिक शब्द किसने दिया था? विलियम बेटसन ने। चुंबक के केंद्र में एक चुंबकीय बल का मान क्या होता है? चुंबक अगर इसका का है, इसके केंद्र में चुंबकीय मान क्या होता है? 0 होता है। जब हम चुंबक को हवा में स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो उसकी स्थिति कैसा रहेगी? हमेशा कैसा रहेगी? नॉर्थ टू साउथ रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मूत्र बनते समय अल्ट्राफिल्ट्रेशन या परा निष्पंदन
कहाँ होता है? बोमेट संपुट में होता है। ठीक है, इस तरह से बोमेट संपुट बना रहता है, कप के शेप का रहता है बोमेट संपुट। ठीक है, अपने फ्रॉन का जब चित्र देखेंगे तो इस तरह से आपको बना दिखेगा, ये है बोमेट संपुट। ठीक, बात करते हैं कोयला गैस जो है, कोयला गैस किसका मिश्रण है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का ये मिश्रण है। वहीं अगर बात कर लिया जाए प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। वाटर गैस की अगर मैं बात करूँ तो ये किसका मिश्रण है? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का ये मिश्रण है। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग को क्या कहते हैं? फोरब्रेन कहते हैं या अगर मस्तिष्क कहते हैं। हवा द्वारा परागकण या पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? एनीमोफिली कहा जाता है। ठीक, केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है? आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमेशा आभासी ही बनेगा, और ये हो गया उत्तल दर्पण। और इस तरह से जो रहता है आपका अवतल दर्पण होता है। मृदा में नाइट्रेट को नाइट्रोजन में, है ना, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में अपचित करने वाला जीवाणु का नाम क्या है? सीडोमोनास। क्या इसका नाम होता है? सीडोमोनास। ठीक, वही अगर बात कर ली जाए कि राइजोबियम जो जीवाणु है इसका क्या काम है? दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना होता है। ठीक है, मीन्स कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करता है। मुक्त पतन हो रही वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? समान रहती है, इसकी ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कौन सा अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन, और इसका परमाणु संख्या होता है 35। कौन सा अधातु चमकीला होता है? आयोडीन, और इसका परमाणु संख्या होता है 53। फ्लोएम जो होता है फ्लोएम जो उत्तक है आपका, इसका मुख्य काम क्या है? इसका जो मुख्य काम है खाद्य का, मीन्स कि भोजन का परिवहन करना। किसी तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या की अगर मैं बात कर लूँ, या इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करूँ, या प्रोटॉन की संख्या, ये तीनों क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, अगर जैसे अगर C6 और मैं H12 लिखूँ तो ये क्या है आपका? यही आपका प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, या परमाणु संख्या है, और ये आपका क्या है? परमाणु द्रव्यमान है, जिसको हम ए से सूचित करते हैं परमाणु द्रव्यमान। जब न्यूट्रॉन निकालना होता है तो आपका A-P करना होता है, अर्थात ये परमाणु द्रव्यमान में से आप क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या आप या परमाणु संख्या की जिस बात करते हैं उसको इसमें से माइनस कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए, द्रव चालित या हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करता है? ये पास्कल का नियम सिद्धांत पर काम करता है। अब आइए कुछ धातु के अयस्क के बारे में जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का है, इसको पीवी के फॉर्म में लिखा जाता है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा, जिसको Hg के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ओम का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, V=IR होता है। ठीक है, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपका V का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, 20 वोल्ट कुछ लिखा रहेगा, R कुछ दिया होगा 2 ओम, और I निकालना होगा तो सिंपल है 2/10 आपका 10 हो जाएगा। क्या आपको I निकालना हो तो 10 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक छोटा मोटा आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये फार्मूला ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा उत्तक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है? उपकला उत्तक, या जिसे कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। लाउड स्पीकर रूपांतरित करता है, ये किसको रूपांतरित करता है? जो विद्युत ऊर्जा है उसको ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण कौन है? लाल, और अगर मिनिमम पूछ लिया जाए तो हो जाता है बैगनी। अगर लाल का अगर तरंग दैर्घ्य पूछे तो मैक्सिमम होता है। वहीं इसकी जो आपका जो है विकर्णन की मैं बात करूँ, इसका जो विक्षेपण होता है, अधिकतम तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, लेकिन विक्षेपण क्या होता है? सबसे कम होता है, इसका सबसे कम होता है। इसलिए ट्रैफिक लाइट में आप सिग्नल के रूप में क्या देखते हैं? रेड होता है, ताकि दूर तक ये जाए, इसका विक्षेपण कम हो, प्रकीर्णन कम हो। ठीक है, कम से कम इसकी प्रकीर्णन होगा तो दूर तक दिखेगा रेड। किसका उपयोग विस्फोट के रूप में होता है? पिक्रिय अम्ल, जिसको कहते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसको कहते हैं, जिसका उपयोग विस्फोटक के रूप में होता है। एसिटिक अम्ल, इसका जो होता है फॉर्मूला C3CH3COOH होता है, को क्या कहा जाता है? सिरका या एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल इसको कहते हैं। ये एक ऑक्सी जो है आपका अभिक्रिया है। ठीक है,
संक्षारक या जिसको कहते हैं कोरोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, ऑक्सीकरणीय अभिक्रिया है। अब कुछ वैज्ञानिक नाम देखते हैं, जैसे केला का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मूसा पैराडीसियाका। अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सीडियम गुआजावा। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पायरस मैलस। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि कवकों में खाद्य पदार्थ संचित रहता है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में होता है कवकों में। एसिटिलीन का सूत्र यहाँ पे देख लीजिए, C2H2 होता है। इसके वैद्युत अपघटन द्वारा क्या प्राप्त होता है? जो इसको प्राप्त किया जाता है किसके वैद्युत अपघटन से? तो सोडियम फ्यूमरेट के वैद्युत अपघटन से एसिटिलीन प्राप्त होता है। गुणसूत्र जो निर्मित होता है किससे होता है? DNA प्लस प्रोटीन से बनकर गुणसूत्र बनता है। अगर बात कर लिया जाए नायलॉन में, इसके एकलकों या मोनोमर्स के बीच किस प्रकार का बंध होता है? एमाइड होता है। वैसे कीट जो द्रवीकरण के बाद अपना भोजन ग्रहण करते हैं, आंसर हो जाएगा मक्खी, या इंग्लिश में कहते हैं इसको हॉर्स फ्लाई। ठीक, नेक्स्ट, कार बैटरी में कौन सा अम्ल यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 इसको कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग होता है? किस उपकरण का होता है? थर्मोकपल। गैलेना मूल रूप से क्या है? एक सल्फाइड है। ठीक है, गैलेना किसका? इसके शीशे का जो है, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया शीशा का क्या होता है? गैलेना, जिसको PbS लिखा जाता है। ठीक है, लेड सल्फाइड, तो सल्फाइड इसका हो जाएगा मूल रूप से। गैलेना जो है मूल रूप से क्या है? एक सल्फाइड है। सरीसृप तथा उभयचर की मैं बात करूँ, इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 3 चैम्बर होते हैं। उदाहरण के रूप में कछुआ हो गया आपका, सरीसृप हो गया, मेढक जो हो गया आपका उभयचर हो गया। ठीक है, अगर सरीसृप पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मगरमच्छ, तो मगर जो मच्छ है इसमें जो होता है 4 चैम्बर होते हैं। ये एक एक्सेप्शन के तौर पे ध्यान रखना है आपको कि सरीसृप में तो 3 होते हैं, लेकिन मगरमच्छ भी सरीसृप ही होता है, लेकिन इसमें 4 चैम्बर होते हैं। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखिएगा। शार्क। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक प्राकृतिक में रेडियो सक्रिय होता है? ट्रिटियम। ठीक है, सौर ऊर्जा का विद्युत में बदलता है, सौर ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है? फोटोवोल्टिक सेल जो है इसको बदलता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? कॉपर, तांबा अर्थात जिंक हो गया, और निकल, इन तीनों का क्या है? मिश्रण ही है। ठीक, मानव नेत्र में कचाव द्रव जो होता है, कचाव द्रव होता है, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं विट्रस ह्यूमर, कहाँ मौजूद होता है? लेंस और रेटिना के बीच में होता है। ठीक है, लेंस जो होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका रेटिना होता है, ठीक है, ये रेटिना हो गया, ये आपका लेंस हो गया, इसी के बीच में ये द्रव भरा होता है। ठीक, उच्चतम प्रथम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, मैंने अभी बताया भी था। परमाणु जो संख्या होता है, ठीक है, परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को A से डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये इक्वल होता है। ठीक है, आपका Z = P = E ये होता है। ठीक है, में परमाणु द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का विघटन से क्या बनता है? पायरुवेट बनता है, और दूसरा ऊर्जा बनता है। अब आइए 3 नियम जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला चार्ल्स का नियम, तापमान और आयतन पर के बीच का संबंध ये बताता है। जब ये तापमान और आयतन के बीच में संबंध बताता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, दाब अर्थात कांस्टेंट हो जाएगा। बॉयल के नियम किसके बीच संबंध बताता है? ये बताता है दाब और आयतन के बीच का संबंध बताता है। जब ये दाब और आयतन के बीच में संबंध बताएगा तो आपका यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। गैलुसैक का नियम जो होता है किसके बीच का संबंध बताता है? दाब और तापमान के बीच का संबंध बताता है। तब यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये 3 बात याद रखना है, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम और गैलुसैक का नियम। ठीक है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम दिया किस लिए था? तो ध्यान रखिएगा, न्यूलैंड्स ने दिया था। और इसके नियम में किस तत्व तक ये लागू था? तो इसका जो नियम जो था, कैल्शियम जो था, यही तक ये लागू था। न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में किस तत्व पर अंत हुआ था? थोरियम पर अंत हुआ था। पानी में जो देखते होंगे बुलबुला, वो किस तरह से व्यवहार ये करता है? ठीक है, पानी में हवा का बुलबुला जो व्यवहार करता है, ये पानी इस पर बुलबुला देखते होंगे, ये अवतल लेंस की तरह काम करता है, लेकिन व्यवहार जो करेगा अवतल लेंस की तरह। ठीक है,
लेकिन दिखेगा कैसे? उत्तल लेंस की तरह दिखेगा, ये उत्तल लेंस की तरह, लेकिन व्यवहार करेगा अवतल लेंस की तरह। ठीक है, चलिए। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आयाम पर निर्भर करता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चारों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में भर भर के सवाल है, इस तरह के बहुत ऐसे सवाल आप उठा के देखिएगा, मीन्स कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम उठा के देखिए कि ये जो 4-5 ऐसे सवाल आपके सामने अब दिख रहा होगा, ये किसी न किसी एग्जाम में ही पूछ लिया गया है। जैसे कि अनुतरंग दैर्घ्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव का उदाहरण है ध्वनि, वहीं ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण आपका है प्रकाश। ठीक है, और जितने भी आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग ये सारे के सारे क्या है? ये सारे से सारे आपको ट्रांसवर्स वेव हैं, अर्थात अनुप्रस्थ तरंग, जैसे अल्फा बीटा गामा, जितने भी सॉरी यहाँ पे आपके इंफ्रारेड हो गए, ठीक है, आपके जो भी है दीर्घ तरंग हो गए, इंफ्रारेड हो गए, अवरक्त किरणें हो गए, परावैंगनी किरणें हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं? अनुप्रस्थ तरंग हैं। बोरेक्स या सुहागा का सूत्र क्या है? बोरेक्स या सुहागा का सूत्र Na2 10S2O। ठीक है, साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? पोटास एलम, इसका सूत्र होता है KaSO4 का उल्टू इंटू 24S2 होता है। उत्तल लेंस की अगर मैं बात करूँ, समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो हमेशा 2F पर होगा, तभी समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, है ना, समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा और बराबर बनेगा। उत्तल लेंस में आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? जब वस्तु F और P के बीच में होगा, F और P के बीच में होगा। एड्स का वायरस किसको प्रभावित करता है? टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। पीएच वैल्यू किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अगर ये 7 से कम होगा तो अम्लीय कहलाएगा। और कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से, अर्थात स्टमक से, पेट से स्रावित होता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। वहीं प्राथमिक चट्टान कहा जाता है किसको? आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ज्वालामुखी क्रिया से कौन सा चट्टान बनता है? आग्नेय। चट्टानों के आयु का पता लगाता किससे लगाया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से। ठीक, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो न्यूनतम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है, मैक्सिमम होता है बैगनी रंग का, और मैक्सिमम प्रकीर्णन जो होता है बैगनी रंग का होता है। अच्छा, अधिकतम जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य होता है क्या? लाल रंग का अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है, तो न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, ध्यान रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 1/2S2 होता है। वहीं जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2S2 होता है। जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैंने अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यहाँ पे बताया, CaSO4 × 1/2S2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस विश्व की पहली वैक्सीन चेचक का टीका, इसके खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर। कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग सहायक होता है? सेंट्रोसोम या तारकाय हिंदी में कहते हैं। आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? राइबोसोम। जेनेरेटर का जो कार्य है, जेनेरेटर का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। वही विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। लिगामेंट और टेंडन के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा, एग्जाम में कुछ सवाल इससे भर भर के पूछा गया है। जैसे कि हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, हड्डी को मसल से जोड़ता है टेंडन। प्रोटीन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि प्रोटीन को पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? HCl होता है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। शक्ति का इकाई क्या है? वॉट है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट होता है। प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 8 होते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। यहाँ प्रोपेन की अगर बात किया जाए तो अगर कार्बन 3 होगा, प्रोपेन कार्बन की संख्या अगर 3 होगा तो क्या होगा? यहाँ पे अगर H2N लिख रहे हैं +2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 3 रखिए, ये 2 हो गया, 3 दूना 6 और +2 8 हो गया। तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया? प्रोपेन में 8 होता है, C3 है ना, और H8 होता है, इसको कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8 होता है और अल्केन ग्रुप का होता है, ध्यान रखना है आपको। अगर क्षेत्रफल 4 गुना होगा तो प्रतिरोध R पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये 1/4 हो जाएगा। प्रतिरोध का फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ρL/एरिया, ρL/एरिया, ठीक है, R ρL/एरिया।
तो जो आपका है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, ठीक है, और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का होगा। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा तो लंबाई भी घटेगा। यहाँ पर प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल घट जाएगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे थे ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना ध्यान रखिए, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये जो होता है हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, वहीं हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। दोनों बातें ध्यान रखना है। एंटासिड क्या है भाई? एंटासिड को कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH का होल 2 या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से कहते हैं। इससे पेट की अम्लता क्या होती है? जो अम्लीय पेट में हो जाता है जिसके कारण अपच हो जाता है, उसको दूर किया जाता है और ये एक प्रबल क्षार है। प्रिज्म कितने रंगों में विभेद होता है? प्रिज्म सब जब प्रकाश गुजरती है तो 7 रंग में विभेदित हो जाता है, 7 कलर में ये विभेदित हो जाता है, ध्यान रखना है आपको। दर्पण सूत्र जरूर याद रखिए, 1/v + 1/u = 1/f होता है। वहीं लेंस सूत्र 1/v - 1/u और 1/f होता है। तो ध्यान रखिएगा, दर्पण में प्लस होगा, लेंस में माइनस होगा। प्रतिरोध का सूत्र इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि इस पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है सवाल, ठीक है। न्यूमेरिकल सवाल आएगा तो आराम से आप बना सकते हैं। प्रतिरोध का फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि R = ρL/एरिया होता है, ठीक है। ऊष्मा का सूत्र H = I² होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र जो होता है P = 1/f होता है। यहाँ पे ठीक कर लीजिए, P = 1/f होता है और f हमेशा मीटर में होता है, ध्यान रखिएगा। सेंटीमीटर में एग्जाम में आपको देगा, लेकिन सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करके ही आंसर निकालना होगा। शक्ति का ये 3 फार्मूला एकदम रख लीजिएगा। P = VI होता है, यहाँ पे थोड़ा सा P जैसा या रोड टाइप का लिखा गया, P कर लीजिए, ठीक है। P = VI होता है, फिर P = जो होगा यहाँ पे I² होता है और P = V²/R होता है। 3 फार्मूला रट लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। तो प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में, ये वर्ड जो है ध्यान में आपको रखना है कि प्रतिरोध का समांतर क्रम पूछेगा या फिर श्रेणी क्रम पूछेगा। समांतर क्रम पूछेगा तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर श्रेणी क्रम होता तो R = R1 + R2 + जो भी जहाँ तक भी जिसके जितना वैल्यू दिया है उस अकॉर्डिंग आपको रखना है। यहाँ पे 3 प्रतिरोध दिया है, इसलिए यहाँ पे समांतर क्रम के लिए फार्मूला ये वाला यूज़ होगा और श्रेणी के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो समांतर क्रम की हो रही तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। ये तीनों जितने भी R1 जो यहाँ पे R1 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपका R1 का वैल्यू 2 ओम है, R2 का वैल्यू आपका 3 ओम है और R3 का जो है आपका 6 ओम है। वैल्यू यहाँ पे रखिएगा तो R का जो है वैल्यू निकल के आएगा 1, ठीक है। R का वैल्यू आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दिया गया है कि वोल्टेज 5 वोल्ट दिया हुआ है और आपको शक्ति निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? शक्ति निकालना है। P का वैल्यू आपको चाहिए, कुछ नहीं करना, वोल्ट दिया हुआ है तो यहाँ से अगर R निकल गया है तो ओम का नियम पता है कि V = IR होता है, तो यहाँ से I का वैल्यू क्या होगा? I = क्या होगा? V/R होगा। V कितना है? 5 वोल्ट, R कितना है? 1। यहाँ से जब वैल्यू डिवाइड करेंगे तो 5 एम्पेयर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो I का वैल्यू क्या आ गया? I = यहाँ पे आ गया 5 एम्पेयर, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? P की वैल्यू तो निकालना था ना, तो P का फॉर्मूला क्या होता है? P = शक्ति का एक फार्मूला होता है, P = V × I होता है। V × I रखेंगे, V का वैल्यू यहाँ पे आपको आ चुका है ना, सॉरी, यहाँ पे V का वैल्यू तो आपको दिया हुआ 5 वोल्ट जो कि मैंने रख दिया और I का वैल्यू यहाँ से आ गया 5। 5 × 5 = 25 वाट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि श्वसन तंत्र की इकाई क्या होती है? श्वसन तंत्र की इकाई होती है कूपिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एल्वियोली, ठीक है। इसका काम क्या है? गैसों का विनिमय करना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं किडनी। किडनी का जो होता है इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, ठीक है। किडनी से जो बना होता है, ठीक है, उसमें एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा। जिसको इसमें अगर नेफ्रॉन की बात करें, यहाँ पे किडनी के अंदर में आपको नेफ्रॉन को होगा, नेफ्रॉन
की जो इकाई होगी वो होगी किडनी की इकाई कहलाएगी, है ना। नेफ्रॉन किडनी की इकाई कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण जरूर ध्यान में रखिएगा। जब CO2H2O किसकी उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनेगा, भोजन बनाएगा। कौन, अपना भोजन। पौधा क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल के साथ प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज अर्थात क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा अपना पौधा। तो इसका समीकरण को यहाँ पे बैलेंस किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस समीकरण को आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में और आपके जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है। चलिए, तो क्लोरोफिल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या पाया जाता है, ये आपको पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। और इसमें किस एक और धातु पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको अल्केन का सूत्र याद रखना है, अल्केन का और अल्काइन का, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके का सवाल आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जैसे अल्केन का अगर मैं बात कर लूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। वही अल्कीन का मैं बात करूँ तो CnH2n होता है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। चलिए, एक सवाल पे आते हैं कि सबसे अधिक किस हैलोजन ग्रुप की विद्युत ऋणात्मक होती है। किस हैलोजन ग्रुप की विद्युत ऋणात्मक होती है। जो आपका हैलोजन ग्रुप में होता है, कौन कौन होता है, फक्कल बरी, है ना, फक्कल बरी, ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो आपका क्या है, ये हैलोजन ग्रुप है। क्या है ये, सारे के सारे हैलोजन ग्रुप में इसमें जो आपकी विद्युत ऋणात्मकता की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो किसकी होती है, ध्यान रखिएगा, आपका फ्लोरीन की होती है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। सबसे अधिक किस हैलोजन ग्रुप की विद्युत ऋणात्मकता होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, फ्लोरीन की होती है। नेक्स्ट सवाल पे अगर बढ़ते हैं हम, धातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड, ध्यान रखिए, अधातु के अम्लीय होते हैं और धातु के क्षारीय होते हैं। अ से यहाँ पे ध्यान रखिए, ट्रिक याद रखिए, अ से अधातु, अ से अम्लीय, ठीक। कार्य का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो जूल होता है। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछ जाए सीजियस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। और 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है, ठीक है। चलिए, कार्य का बीमा सूत्र भी ध्यान रखिए। कार्य का बीमा सूत्र क्या होता है, ml² इनवर्स T² होता है। और अगर पूछ लिया जाए कार्य की राशि कैसी होती है, अदिश राशि होती है। शक्ति का बीमा सूत्र क्या होता है, ml² T−3 होता है, ठीक है। Q होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ से फॉर्मूला। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको कहाँ से मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्य का दिया हुआ है, ठीक है। कार्य को कहाँ से निकालेंगे, आपको सिंपल है कि पहले यहाँ पे जो P = क्या होता है आपका, WY क्या होता है, T होता है, ठीक है। और यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, F × S होता है। तो F × S यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे टाइम आपका जो है आपका T होगा, और F × A। तो अब यहाँ से फोर्स का क्या होता है, फोर्स का बीमा यहाँ से ध्यान रखिएगा, MLT इनवर्स जो होता है, MLT² होता है इनवर्स में, MLT इनवर्स 2 होता है। और S जो होता है आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका L होगा, ठीक, और यहाँ पे T होगा। यहाँ पे क्या, MLT कर दीजिए, ठीक है। तो M क्या हो गया, L हो गया L², और T यहाँ नीचे ऊपर जाएगा तो T इनवर्स Q हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं किसी चीज़ का, हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, ठीक, शक्ति का। तो ये हो गया आपका शक्ति का, ठीक है। ये आपका शक्ति का हो गया, ध्यान रखिएगा। ये आपका शक्ति का निकालने का फॉर्मूला था P = W/T, ठीक है। चलिए, तो कार्य का जो होता है, कार्य का ध्यान रखिएगा, आपका ml² T इनवर्स² होता है। अब कार्य का क्या होता है, W = F × S होता है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था फोर्स का क्या होता है, ML, यहाँ पे देख लीजिए, T−2 माइनस का इंटू S का क्या होगा, L। तो L मिलकर क्या होगा, L² हो जाएगा, ml² T इनवर्स², ठीक है। T इनवर्स² होगा, तो आपका यहाँ से मिल गया। तो कार्य का हो गया, शक्ति का मैंने बता दिया, बल का याद रखिए, ML T−2 होता है, T इनवर्स ML इनवर्स T² होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सर्वोत्तम कोयला किसको माना जाता है, एंथ्रासाइट को सर्वोत्तम कोयला माना जाता है। और सबसे घटिया तो पीट होता है,
प्रतिरोध का समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है मैंने अभी बताया था। इसी पर रिलेटेड पहला सवाल भी आपका फॉर्मूला बेस्ट था, इसी पे था बेस्ट, इसलिए मैंने आपको कहा फॉर्मूला याद रखिएगा। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट और जहाँ तक वैल्यू आपका होगा। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का अगर मैं बात कर लूँ तो श्रेणी क्रम का होगा r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 डॉट डॉट जहाँ तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एसटीपी या एनटीपी पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। और 22.4 लीटर में अणु की संख्या किसके बराबर होती है? एवोगाड्रो के बराबर होती है। और एवोगाड्रो की संख्या का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। नेक्स्ट, एथेनॉल। एथेनॉल को एसिटिक अम्ल में रूपांतरित किया जाता है तो ये किसका उदाहरण ये है? रूपांतरण किसका उदाहरण होगा? ये ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। ठीक है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। वहीं एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH होता है। दोनों फार्मूला आपको ध्यान में रखने हैं। अगर बात करते हैं तत्व X का जो है, यहाँ पे X का चतुसंयोजक, तत्व X क्या है? चतुसंयोजक है और Y क्या है? आपका द्विसंयोजक है। तो इन दोनों तत्वों के द्वारा जो यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा? तो X का आपको इसका इन्वर्स ध्यान रखिएगा करना होता है। X का जो वैल्यू है वो Y के वैल्यू, X पर किसका वैल्यू आएगा? Y का, और Y पर किसका वैल्यू होगा? X का। ठीक है, जब ये दोनों कटेगा तो X1 2 मीन्स कि XY2 होगा, है ना, XY2 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता जो है 3 है, एल्युमिनियम की जो संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो क्या है? आपका 2 है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की रासायनिक सूत्र क्या होगा? मैंने अभी क्या बताया? इन्वर्स करना है। एल का जो वैल्यू है आपको ऑक्सीजन वाला देना है 3, सॉरी, इसका एल्युमिनियम ऑक्सीजन का 2 देना है और ऑक्सीजन वाला वैल्यू किसका देना है? 3 का। इसको यहाँ रखेंगे तो आपका रासायनिक सूत्र बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है? 74 यूनिट होता है। कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिएगा। कैल्शियम का क्या होता है? परमाणु संख्या 20 होता है, तो 20 का होता है तो आपका परमाणु संख्या हो गया। द्रव्यमान जो होता है आपका, द्रव्यमान कैसे निकलेगा? इसका ठीक लगभग दुगुना के बराबर होता है, 40 हो गया। 40 प्लस, ठीक है, 40 प्लस OH का क्या है आपका? 40, यहाँ पे 40 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? OH का होल 2 है तो OH, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, परमाणु संख्या 8 होता है, इसका द्रव्यमान 16 होता है, 16 मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन का होता है परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है, 16 1 17। ठीक है, 17 दूनी 34 और 34 इसमें जोड़ेंगे, 40 में 34 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 74 आ जाएगा, 74 यूनिट। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे बात किया गया है कि 9F19, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है आपको। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो यहाँ पे वैल्यू होता है ये क्या होता है? परमाणु संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन होता है, ये वाला ये होता है। और अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो ये होता है द्रव्यमान संख्या होता है। तो ये में से क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। 19 में से अगर 9 घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आती है आपका 10। तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गया। और प्रोटॉन तो मैंने बताया कि आपका प्रोटॉन ये होता है 9 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है 9। ठीक है, एम कक्षा में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 18। ऐसे भी बाह्यतम कक्षा में अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या फार्मूला? 2n² होता है, 2n² फार्मूला से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर के की बात कर लीजिए तो के का जो होता है अधिकतम संख्या होता है, ठीक है, आपका बाह्यतम कक्षा में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। इसी तरह से ये वाला फार्मूला पे चला जाएगा। ठीक है, एम पे चला जाएगा, इस तरह से आपका एम का जो है यहाँ पे क्या है? 18 है, KLM। ठीक है, KLM, एम अगर 3 है तो इसका क्या होगा? 3 का स्क्वायर और इनटू में जो आगे 2 है, 3 3 9 2 18। ठीक है, चलिए, एक घूमती हुई वस्तु कोणीय वेग व्यक्त किया जा सकता है। एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग किससे व्यक्त किया जा सकता है? रेडियन पर सेकंड से। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, क्या कैसे होते हैं? वो धातु भी हो सकते हैं और अधातु भी हो सकते हैं। तो संयोजकता 1 2 3 का तो आपका धातु तो होगा ही होगा। इसके अलावा अगर 4 5 6 7 की बात कर ली जाए तो अगर यहाँ देख लीजिए 8 में से जब जहाँ 4 से ज़्यादा होगा 8 में से घटाना होता है। 8 में से 7 अगर घटाते हैं तो क्या बचेगा? 1। इस हिसाब से तो 4 5 6 7 आगे बढ़ेगा धातु वाला संख्या, तो वो क्या होगा? अधातु, जिसकी भी परमाणु मतलब जिसकी संयोजकता 1 हो सकती है, धातु और अधातु। ठीक है,
और जितने भी जो नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, जितने भी अक्रिय गैस है उनकी संयोजकता क्या होती है, वो 0 होती है। ठीक, चलिए। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा की जो सतह पर पलायन वेग जो होता है 2.34 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूर्य की सतह पर पलायन वेग होगा 40 किलोमीटर पर सेकंड, या आपका 42 किलोमीटर भी पर सेकंड कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिल सकता है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है कैसी होती है, वो धनात्मक होती है। वहीं अवतल लेंस की क्षमता होती है वो होती है ऋणात्मक। पेंटेन का सूत्र मैंने अभी बताया था, पेंटेन अल्केन ग्रुप का है, तो इसमें ये फार्मूला पे लगाएंगे। कार्बन जहाँ पे अगर 5 होगा तो आपका यहाँ पे 5 अगर कार्बन रखेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे तो हाइड्रोजन क्या होगा 2 × 5 + 2, तो क्या होगा C5, 5 × 10 = 12, तो H12 हो जाता है। यहाँ से आपका वैल्यू मिलेगा। धारा के बहने का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध करता है। ठीक है, धारा के बहने का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध करता है। और चलिए ये हो गया। और प्रतिरोध के मैं बात करूँ, ठीक है, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था, ρL/एरिया होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत ध्यान रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे नाइट्रोजन का पूछ लिया जाए 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% और CO2, ये बहुत बार पूछा है, CO2 वाला 0.03% होता है। ठीक है, डाइक्लोफेनिक जो दवा है से कौन सा जीव विलुप्त हो गया, गिद्ध हो गया। एक्चुअली में ये जो डाइक्लोफेनिक दवा है ये एक्चुअल में पेन किलर था। पेन जो किलर होता था जानवरों के लिए, ठीक है, जानवरों का एक पेन किलर आता था। इसी से, ठीक है, इसी के वजह से क्या हुआ जो जानवर इसके सेवन से अगर मर जाते थे, अब जो मरे हुए जानवर को गिद्ध अगर उनको खाता था तो क्या होता था, उनमें भी क्या, इससे उनमें एक तरह की विषाक्तता पैदा होती गई, जिससे कि इनका धीरे धीरे मृत्यु होता गया और इनकी संख्या घटते गई और एक विलुप्त के कगार पे आ गया। मनुष्य में भोजन किस रूप में संचय होती है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। पौधे में भोजन किस रूप में संचय होती है, स्टार्च के रूप में संचय होती है। देखिए, पीएच मान याद रखिएगा, नींबू का जो होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल तो होता है, लेकिन पीएच मान ध्यान रखिएगा 2.2 होता है। सिरका का पीएच मान 2.7 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्लड का पीएच मान कितना होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, 7.4 के आसपास में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगर वायुमंडल ना हो तो अंतरिक्ष से आसमान कैसा दिखाई देगा, काला। अंतरिक्ष से आसमान कैसा दिखाई देगा, काला। दोनों सवाल अलग अलग तरीके से पूछने का है, लेकिन आंसर दोनों का होगा काला। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। जल क्या है, जल एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, एक सूत्र मैंने बताया था आपके, एक सूत्र, ठीक है, तत्व के जिसमें एक सूत्र होते हैं तत्व कहलाते हैं, जिसमें 2 सूत्र हैं वो यौगिक कहलाते हैं, और जिसका कोई भी सूत्र ना हो ये मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, तो जल क्या होता है, H2 होता है। तो इसमें क्या हो गया, 2 सूत्र है ना, 2 सूत्र हो गया, एक तो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो ये कहलाएगा आपका यौगिक। अगर आपका तत्व बोल दिया जाए तो एक सूत्र है ना, एक सूत्र होता है जिसका, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आपका कॉपर हो गया, ये सब एक सूत्र है, तो ये तत्व कहलाएंगे। यौगिक आपके 2 सूत्र कहलाएंगे, मिश्रण जिसका कोई सूत्र नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम काम आता है, रेनिन काम आता है, और एक होता है रेजिन। रेजिन क्या करता है, झाग पैदा करता है। ठीक है, शक्ति का जो फार्मूला होता है कार्बाइसा में होता है, P = W/T होता है, ध्यान रखना है। इसका मात्रक जो होता है वॉट होता है। चलिए, फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है। वहीं कृत्रिम वर्षा किससे होती है, सिल्वर आयोडाइड से होती है। चुनाव में मतदाता की उंगलियों पर जो स्याही लगती है उसमें क्या होता है, उसका नाम जो है सिल्वर नाइट्रेट, जो स्याही होती है उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, और कृत्रिम वर्षा वाला मैंने बताया था सिल्वर आयोडाइड AgI, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को AgCl। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगर लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला मैंने बताया था ρL/एरिया होता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई किया जा रहा है 150, मतलब 50% बढ़ा दिया जाता है तो ये 150 के लगभग हो जाता है ना। तो 50% बढ़ाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कितना गुना हो जाएगा, ये लगभग 1.5 गुना के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए। नीलात होता का जो फॉर्मूला होता है, नीलात होता किससे कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है, आपका नीला थोथा कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन निकालने पर क्या होगा, देखिए जब भी ऑक्सीजन का निकलना
या हटना, ऑक्सीजन का हटना या निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और हाइड्रोजन का जुड़ना आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और उसी का ठीक अपोजिट कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये हाइड्रोजन का जुड़ना अगर बोल दिया जाए, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये दोनों एक ही बात है। ऑक्सीजन का निकलना या हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ये दोनों बातें एक ही ऑप्शन कहलाएगा। ठीक, बेंजीन का सूत्र ध्यान रखिएगा, C6H6 होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड की संख्या 9 होती है, डबल बॉन्ड की संख्या 3 होती है। लेकिन सवाल आपसे एग्जामिनेशन से पूछा जाएगा, एक बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 12। एक बेंजीन में कितना पाई बॉन्ड होता है? 3। ठीक है, चलिए। उत्तल लेंस में वस्तु F तथा 2F के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F तथा अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। यूरिया का फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? बेस्ट बेटिंग। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिपैटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ताप नियंत्रण का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मटर के दाने के आकार इतनी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? ये भी पीयूष ग्रंथि से। प्रोलैक्टिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? ये भी पीयूष ग्रंथि से। मटर के दाने इतना आकार की वाली ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, तो सबसे बड़ा, अगर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की भी बात कर लिया जाए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ये ग्रंथि कौन होगा? पीयूष ग्रंथि। तो ये 5 बातें ध्यान रखिएगा, मटर के दाने का आकार, वृद्धि हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सारे के सारे पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन आपका जितने भी सारे पीयूष ग्रंथि है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। ये छोटा वाला वर्ड है तो बड़ा वाला यहाँ पे देखिएगा, इकोसिस्टम बड़ा वाला वर्ड है तो यहाँ छोटा शब्द है, तो ट्रिक तरीका याद करने का। इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल, इकोसिस्टम टेंसले। अवतल लेंस में अगर एफ दिया हो, ठीक है, अवतल लेंस में फोकस दिया हो आपका 25 सेंटीमीटर और पी निकालना हो, तो देखिए पी का फॉर्मूला होता है 1/f। सबसे पहले तो हमें एफ तो पता करना होगा ना, एफ यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, लेकिन याद रखिएगा लेंस में अगर लेंस की क्षमता अगर निकालना हो तो हमें सेंटीमीटर को क्या करना होगा? मीटर में पहले कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर को क्या करना होगा? आपको यहाँ पे मीटर में बदलना होगा, तो 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.25 मीटर आएगा। अब यहाँ पे P इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/f। एफ का वैल्यू रखेगा 0.25, तो क्या होगा? 1/25 और ऊपर चला जाएगा 100, 25 चौके 100, तो 4 डायोप्टर आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया कि सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लीजिएगा। दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा? मैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टे पदार्थ में सिट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, या जिसे विनेगर कहा जाता है। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH होता है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि पायलट कण किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका जो है P इक्वल टू 1100 वाट दिया हुआ है। ठीक है, V दिया हुआ 220 वोल्ट, तो R निकालना है। R निकालने के लिए सबसे पहले तो P का एक फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू VI होता है। यहाँ से I इक्वल टू क्या होगा? P/V हो जाएगा। तो P/V, P का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1100 वाट, V का वैल्यू दिया हुआ 220 वाट। यहाँ से आपका क्या आएगा आंसर? 5 एम्पियर। I का वैल्यू आ गया। ठीक है, I का वैल्यू आ गया, यहाँ से I इक्वल टू आ गया आपका 5 एम्पियर। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपको? आर निकाला, तो V इक्वल टू, V का जो होता है ओम का नियम से V इक्वल टू IR होता है, तो R बराबर क्या होगा? V/I होगा। तो R बराबर V/I होगा, और V की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कितना? 220 वोल्ट, और I आ गया आपका 5, तो क्या होगा? 44 ओम इसका आंसर आएगा काटने पर। ठीक है, फेफड़ों में कुपिका का क्या काम है? गैसों का विनिमय करना। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो F निकालना है। F इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा। R का वैल्यू 12 है, नीचे 2 है, कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। चलिए, त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेरेनियर ने दिया था, याद रखिएगा। इनके अनुसार पहले और तीसरे तत्व का औसत वही होगा जो दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। विक्षेपण अधिक होगा, विक्षेपण अधिक होगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? कम होगा, और ये किस में होता है? बैगनी रंग में। विक्षेपण कम होगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? अधिक होगा। विक्षेपण ज़्यादा
तो तरंगदैर्घ्य कम, ठीक है। विक्षेपण अगर कम तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ज़्यादा। और किस में होता है, लाल रंग में। पायरोमीटर का काम क्या है, बहुत दूर स्थित वस्तुओं के तापमान मापने के लिए, जो कि उच्चतम तापमान के लिए होता है, उच्च तापमान मापने के लिए होता है, ठीक है। एक होता है क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक जो निम्न ताप के लिए होता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनाने के लिए वस्तु कहाँ पे रखना होगा, 2f तथा अनंत के बीच में होगा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब और वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर अगर की बात कर ली जाए तो 2f पर होना चाहिए। सबसे कम तापमान वायुमंडल के किस परत में होता है, मध्यमंडल में होता है। आवर्त सारणी के वर्ग 16 क्या कहलाता है, चालकोचन, ठीक है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 क्या कहलाता है, हैलोजन। शून्य वर्ग या अक्रिय गैस या नोबेल गैस किस वर्ग को कहते हैं, वर्ग 18 को। इसकी जितनी भी संयोजकता होती है वो होती है शून्य। प्रोटीन के पाचन के लिए HCl किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन किसका बहुलक है, एमिनो एसिड का है। प्रोटीन से होने वाले रोग दो जरूर ध्यान रखिएगा, एक तो क्वासिकरो और दूसरा मैरस्मस, ठीक है, जो कि अक्सर बच्चों में ही हो जाता है। पेप्सिन एंजाइम ये क्या है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़कर इसका पाचन करता है, पेप्सिन एंजाइम। तो गाइस यहाँ पे पूरे के इसमें कहते हैं इसको स्ट्रेस की माप इकाई क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर पूछ लिया जाए दाब का, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्यास्थता गुणांक का, इसका इकाई क्या होता है, इसका भी इकाई आपका न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि परम शून्य ताप कहा किसको जाता है। तो जो परम शून्य ताप है इसको कहा जाता है 0 केल्विन, या आपको -273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है, परम शून्य ताप कहा जाता है। इस पर 3 सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है। इस पे 3 सवाल आपके बन सकते हैं, क्या क्या देखिए। चालक क्या हो जाता है, अतिचालक बन जाता है। अर्धचालक बन जाता है, जो है अर्धचालक कुचालक बन जाता है। और इम्पॉर्टेंट है कि गैसों का जो गतिज ऊर्जा होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो परम शून्य ताप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इस पर सवाल भी आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आपका प्रतिरोधकता, या फिर अगर मैं कहूँ यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध जिसको कहते हैं, इसकी क्या क्या होती है, ओम मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर होता है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आवेश की इकाई क्या होती है, कूलॉम या एम्पियर सेकंड होता है। तो आवेश का यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आवेश इक्वल टू क्या होता है, धारा गुने समय। धारा का माप होती है, इकाई होती है एम्पियर, और टाइम का तो आपको पता है सेकंड, एम्पियर सेकंड यहीं से बना है। और इसको ट्रिक है याद करने के लिए, क्विट आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, क्विट आप तरीका है याद कर सकते हैं। क्यू अर्थात यहाँ पे आवेश हो गया, इक्वल टू आई हो गया धारा, और टी हो गया समय, ठीक है। चलिए प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो होती है ओम होती है, ठीक है। यहाँ पे प्रतिरोधकता था, ठीक है, और यहाँ पे प्रतिरोध है, दोनों में अलग बात है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, ये दोनों बात अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे तो उभयचर, उभयचर इसमें जो होते हैं आपके जो हार्ट में कितने चेंबर होते हैं उभयचर में, उभयचर में जो होते हैं 3 जो होते हैं कक्ष होते हैं। हृदय का जो होता है 3 चैम्बर ये होता है, याद रखिएगा। पक्षी या मनुष्य की अगर मैं बात करूँ, इसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। वहीं अगर मछली की बात कर लिया जाए तो मछली में कितने हृदय के चैम्बर होते हैं, वो होते हैं 2। और सरीसृप की बात कर लिया जाए तो सरीसृप में भी होते हैं 3 चैम्बर होते हैं हट के। और यहाँ पे उभयचर, ठीक है, उभयचर की मैं बात करूँ या सरीसृप की बात करूँ, इन दोनों में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर ही होते हैं, ठीक। इसमें भी 3 चैम्बर होते हैं, सरीसृप में भी 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन सरीसृप में याद रखिए अपवाद के रूप में मगरमच्छ होता है, इसमें 4 चैम्बर होता है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि एक कुबर वाले ऊंट को क्या कहते हैं, ड्रोमडेरी कहा जाता है, ठीक है। गति का नियम किसने दिया, तो अगर सवाल अगर आज आपका पूछा जाए नियम किसने दिया तो न्यूटन ने। लेकिन आपसे गति का समीकरण पूछा जाए तो नियम तो न्यूटन हो गया, न से नियम और न से न्यूटन। लेकिन समीकरण अगर पूछा जाए तो गैलीलियो ने, ठीक है। इनके अनुसार समीकरण जो था 3 याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछा ही गया है, ठीक है। तो गति का जो समीकरण किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। लेकिन ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एस इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला ये आपका नियम है। दूसरा नियम आपका है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और थर्ड जो नियम होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो पहला नियम, गति का पहला नियम क्या बताता है, इसमें वेग और समय के बीच संबंध बताता है। गति का जो दूसरा समीकरण है इसमें क्या संबंध है, विस्थापन तथा समय का संबंध बताता है। और तीसरा जो है आपका वेग तथा विस्थापन का इसमें संबंध बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
नेक्स्ट सवाल क्या है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही परिभाषित किया था। ग्रहों का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने किया था। अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश के कण गुण को भी साबित इन्होंने ही किया था। फॉर्मूला इनका ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन का E = mc²। रेडियम तथा पोलोनियम इन दोनों की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। 1903 में इसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल का पुरस्कार भी मिला था। यदि भार W हो और प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? W/P होगा। ठीक है, यांत्रिक लाभ जो होगा आपका W/P होगा। गति का दूसरा नियम से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? संवेग से। संवेग का अगर फॉर्मूला होता है क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास इंटू वेलोसिटी होता है, ध्यान रखिएगा। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती? अचर होती, बदलती नहीं है। ठीक, यदि एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई से गिरने के बाद इसमें क्या होगी? आधी गतिज ऊर्जा होगी और आधी स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, चलिए। जंग लगे लोहे का वजन में क्या होता है? परिवर्तन क्या होता है? पहले तो ये बढ़ेगा कुछ सालों तक, कुछ समय तक, फिर बाद में ये घटेगा। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। और यह कैसा परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन है। रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज हुई थी? परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी। अगर सवाल आपका पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। कैथोड की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। एनोड की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने ही किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था, ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 12 होती है। अगर अब पूछ लिया जाए कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? 282 होता है। ठीक है, चलिए। परमाणु संख्या इक्वल टू क्या होता है? अगर सवाल आपका परमाणु संख्या पूछे तो परमाणु संख्या को किससे डिनोट किया जाता है? आपको जेड से डिनोट किया जाता है, पहला चीज। और परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी Z = P = E होता है। प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये हो गया परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ए से डिनोट करते हैं परमाणु द्रव्यमान को, और P+N अर्थात कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है द्रव्यमान संख्या। अगर आपसे पूछा जाए आधारी मात्रा की संख्या कितनी होती है? 7। वही संपूरक मात्रा की संख्या कितनी होती है? 2। चाल इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। वहीं वेग की अगर बात कर लिया जाए, वेग इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। वी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है? S/T कहेंगे इसको। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, अर्थात मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेग बटा समय होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू V/T होता है। ठीक है, वेलोसिटी बाय टाइम इसका होता है क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अगर बल पूछा कि बल इक्वल टू क्या होता है, मीन्स कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। इसका जो होता है आपको कैसे, इसका जो मात्रक होता है kg/m² होता है। ठीक है, kg/m² होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये आपका हो गया बल का, यहाँ तक हो गया आपका बल का kg/m² होता है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सवाल पे संवेग इक्वल टू क्या होता है? संवेग इक्वल टू होता है आपका द्रव्यमान गुने वेग, अर्थात क्या होता है? मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसका क्या होता है मात्रक? kg/m/s होता है। ठीक है, kg/m/s होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आवेग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इम्पल्स कहते हैं। इसका होता है बल इंटू समय, और मात्रक होता है kg/m/s। ठीक है, तो दोनों का, संवेग और आवेग दोनों का मात्रक होता है kg/m/s होता है। दाब इक्वल टू क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, मास इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, दाब होता है प्रेशर इक्वल टू F/A। ठीक, अर्थात दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है N/m होता है। पृष्ठ तनाव का भी मात्रक जो होता है आपका N/m होता है। बल पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होगा बल बटा लंबाई होता है। ठीक, घनत्व इक्वल टू क्या होता है? घनत्व डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। इसका मात्रक होता है kg/m² होता है। कोणीय वेग का मात्रक, कोणीय वेग इक्वल टू क्या होता है? रेखीय वेग बटा त्रिज्या होता है। इसका जो मात्रक होता है पर सेकंड होता है, या फिर आप
1/सेकेंड भी कह सकते हैं। कार्य अर्थात वर्क की इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस, मीन्स की बल इंटू विस्थापन, इसका मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऊर्जा या कार्य या बल आघूर्ण, इसकी बीमा क्या होती है, तीनों की जो बीमा होती है समान होती है, ml² t-² होता है, ठीक है, ml² t-2 होता है, ध्यान रखिएगा। दाब हो या प्रतिबल हो या प्रत्यास्थ गुणांक हो या यंग प्रत्यास्थ गुणांक हो या आयतन प्रत्यास्थ गुणांक हो या दृढ़ता गुणांक की बीमा ml-1 t-2 होता है, ठीक है, ml-1 t-2 होता है, ध्यान रखना आपको। अपेक्षित घनत्व, अगर पूछ लिया जाए अपेक्षित घनत्व या अपेक्षित आर्द्रता या घर्षण गुणांक या आवर्धन क्षमता या विकृति, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ना ही इसकी कोई बीमा होती है। बल का अगर पूछ लिया जाए भार, दोनों का मात्रक होता है, बीमा मात्रक होता है mlt-2 होता है। चाल और वेग का जो बीमा होता है lt-1 होता है। एक फर्मी या फेम्टो इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻9 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया। इसके बाद आते हैं आपका एक माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻6 मीटर होता है, या इसको क्या लिख सकते हैं, 0.001 mm होता है। चलिए प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.467 × 10⁻15 मीटर होता है। वहीं एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 होता है प्रकाश वर्ष। अगर यहाँ पूछा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3.083 × 10⁻16 मीटर होता है। चलिए रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग होता है, गाइगर मूलर काउंटर का यूज होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ सभी विकिरण को उत्सर्जित करने के बाद किस में बदल जाते हैं, सीसा में बदल जाते हैं। रेडियो सक्रिय परमाणु के नाभिक किस कारण अस्थायी होते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या होता है, ड्यूटियो होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है या ग्रेफाइट होता है मंदक के रूप में। नियंत्रक के रूप में होता है बोरॉन या कैडमियम होता है। और शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, सोडियम या पोटेशियम का यूज हम लोग करते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदक के रूप में, नियंत्रक के रूप में, शीतलक के रूप में किसका यूज होता है, ध्यान रखना आपको। सूर्य के नाभिकीय संलयन का स्रोत अगर पूछा जाए या ईंधन पूछा जाए तो वो है हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपका सूर्य में नाभिकीय संलयन का उत्पाद पूछेगा तो वो है हीलियम। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। वहीं परमाणु बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। दोनों अनियंत्रित होगा, बम जो भी होगा सभी अनियंत्रित होगा, लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर होगा, और वही ये होगा जो परमाणु बम होगा आपका नाभिकीय विखंडन पर होगा। नाभिकीय विखंडन का परिभाषा क्या होगा, एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के, ठीक है, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है, इसे कहते हैं परमाणु बम। वहीं अगर नाभिकीय संलयन की परिभाषा अगर पूछा जाए तो क्या होगा, इसका होगा दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व बन जाए, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बम। परमाणु बम बनाने में किसकी सहायता आवश्यक होती है, यूरेनियम 92-235 तथा प्लूटोनियम 94-239 का यूज होता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज होता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 18 मई 1974 को हुआ था। इसे अस्मालिक बुद्धा नाम दिया गया। कहाँ पे हुआ था इसका प्रयोग, जो हुआ था आपका पोखरण, परीक्षण का हुआ था पोखरण जैसलमेर राजस्थान में इसका परीक्षण हुआ था। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है, एनरिको फर्मी। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ है, तारापुर, कहाँ पे ये पड़ता है, महाराष्ट्र में। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, इसमें नाभिकीय जो ऊर्जा होता है वो बदलकर क्या हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से लिखते हैं। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा किसके योग के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 12 mv² होता है।
स्थितिज ऊर्जा जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। अगर सवाल अगर आपसे पूछा जाए उद्योग में या यंत्र की शक्ति में या बड़े यंत्र की शक्ति में या व्यवहारिक शक्ति का मात्रक क्या होता है, सबका मात्रक होता है हॉर्स पावर HP। वहीं बहुत बड़े यंत्रों की शक्ति का मात्रक होता है किलोवाट और शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वॉट। तीनों क्वेश्चन अलग अलग ध्यान रखिएगा। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनऑक्सीशोषण द्वारा क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि साइंस के जितने भी सवाल मैं बताऊँ सारे के सवाल इंपॉर्टेंट, चाहे दहन की बात कर लीजिए, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दहन हो गया ऊष्माक्षेपी, ठीक है। आपका श्वसन हो गया ऊष्माक्षेपी, दहन हो गया ऊष्माक्षेपी, लेकिन बाष्पोत्सर्जन होता है, इवेपोरेशन की अगर बात कर लिया जाए, ये क्या है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन एवं ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों होता है, ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों होता है। किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है, ईस्ट में। किण्वन की प्रक्रिया से होती है, ईस्ट किससे बनता है, इन किण्वन की प्रक्रिया से बनता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/f होता है, और f हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। सवाल आपका सेंटीमीटर में करके ही दिया जाएगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिएगा पहले। देखिए त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, डोबेर्ने ने दिया था। त्रिक पेयर में कौन कौन पेयर बने, ठीक है, ये 3 पेयर बना था। पहला पेयर में कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम बना था, दूसरा पेयर में लिथियम सोडियम पोटेशियम बना था, और थर्ड में क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का पेयर बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम पहला, दूसरा आपका था लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, थर्ड में हो गया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। चलिए, गोलाकार दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन के 2 सूत्र हैं, ध्यान रखिए। एक तो आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई h1/h होता है, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है m = -v/u होता है, ठीक है। F = r/2 होता है, ये भी फार्मूला होता है। मतलब क्या, फोकस दूरी होती है, जो फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है r = 2f भी लिख सकते हैं। F = r/2 होता है, तो r बराबर क्या हो सकता है, 2f भी लिख सकते हैं। चलिए, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति बराबर क्या होता है, प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है। आवृत्ति बराबर क्या होता है, प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्घ्य होता है, या प्रकाश का वेग को कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको v से भी, या इसको v से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको v से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या v। तो v = क्या हो सकता है, n × लैम्डा भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और v = जब n का अगर 1/, यहाँ पे n = क्या होता है, n = आवृत्ति बराबर 1/t, आवर्तकाल भी होता है, तो v = λ/t भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, उत्तल लेंस या जिसको कहते हैं इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस, इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वहीं अवतल लेंस में इसमें प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। उत्तल लेंस में वास्तविक, अवतल लेंस में आभासी, ठीक है, जबकि यहाँ उल्टा और यहाँ सीधा। कार्य करने की क्षमता अगर पूछे तो इसको कहेंगे ऊर्जा, कार्य करने की दर पूछे तो कहेंगे शक्ति। अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना हो या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, तो ये वाला फार्मूला आप याद रखें, C/100 = F-32/180, ठीक है। चलिए, अगर वेग दुगना हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुना होगा। कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या, अगर पृथ्वी की सतह पर ये बॉल रखा हुआ तो इसमें कैसी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो होगी 0, शून्य होगी। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। वहीं दूर दृष्टि अगर पूछ लिया जाए तो दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरे 100